ये कह रहा है दोस्तों, नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। इसे 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया है। इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है ना, तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। मैथ के दोस्तों, आप कभी भी प्रश्न सॉल्व करिए तो समझने की जरूर कोशिश क्या करिए। क्वेश्चन समझ लेंगे, कितना हो बड़ा क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। देखिए 120 लीटर का घोल है। किसका घोल है दोस्तों? नमक और पानी का। और किस अनुपात में नमक और पानी है दोस्तों? 3:5 के अनुपात में। क्या हो रहा है दोस्तों? 6 घंटों तक धूप में रखा जा रहा है। धूप में रखा जाएगा तो क्या उड़ेगा दोस्तों? बताइए, पानी उड़ेगा कि नमक उड़ेगा? उसमें से क्या उड़ेगा? पानी उड़ जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है दोस्तों? यह अनुपात क्या हो जा रहा है? 3:5 है दोस्तों। अब ये क्या हो जा रहा है दोस्तों? 5:3 हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ, यानी कितने वाष्प बन के पानी उड़ गया, ये बताना है कितना लीटर। तो देखिए ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं किया जाता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान होता है। देखिए ये किस अनुपात में है दोस्तों? बताइएगा। 3:5 के अनुपात में है। टोटल कितना लीटर है? 120। रेशियो क्या है? 3:5, यानी कि 8 रेशियो बराबर दोस्तों क्या कह सकते हैं? 120 लीटर। तो एक रेशियो बराबर बताइए क्या होगा? 120 को 8 से भाग करिए। 8 एकम 8 और 8×5 40, यानी कि एक रेशियो बराबर 15 लीटर होगा। तो देखिए अब यहां से हम निकाल लेंगे नमक और पानी की अलग अलग मात्रा। तो देखिए 15 से गुना करिए तो 15 या 45, ये क्या होगा दोस्तों? 45 ये नमक है, 45 केजी नमक है मान लीजिए। और पानी कितना है दोस्तों? बताइएगा, लीटर में ही मान लीजिए 45 लीटर नमक है। और तो पानी कितना है? 15×5 75, ये 75 है। दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 45 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये 3:5 के अनुपात में 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है। तो क्या होता है? ये अनुपात उलट जाता है, यानी कि क्या हो जाता है दोस्तों? 5:3 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नमक का मात्रा यानी कि नहीं बदल रहा है, यानी नमक जितना है उतना ही रहेगा, पानी यहाँ पे हट रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 5 रेशियो बराबर दोस्तों अब क्या हो जा रहे हैं? 45। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा? 45 को 5 से भाग करिए तो एक रेशियो बराबर होगा 9। एक रेशियो बराबर 9, तो 5 रेशियो बराबर 45। और 3 रेशियो बराबर क्या होगा? बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा? 9 से 3 में गुणा कर दीजिए, 9 3 27 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पानी अब कितना हो गया? 27 हो गया। पहले कितना था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, पहले 75 था, अब कितना हो गया? 27 हो गया। तो बताइए दोस्तों, ये कितना लीटर पानी इसमें वाष्पीकृत हुआ, यानी वाष्पीकरण के दौरान उड़ गया पानी? कितना लीटर उड़ा? तो क्या करेंगे? 75 में से दोस्तों 27 को घटाएंगे तो 15 में से 7 जा 8, इधर 6 होगा, 6 में से 2 जा 4। कितना लीटर उड़ गया दोस्तों? 48 लीटर पानी उड़ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 48 लीटर। देखिए 48 लीटर किस ऑप्शन में? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं बहुत आसान आपको ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है तो उसकी वास्तविक लागत क्या है? यानी वास्तविक लागत कह सकता है, या पूछ ले दोस्तों क्रय मूल्य क्या है। तो प्रश्न एक ही टाइप करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न 2 टाइप के बनते हैं। एक तो पूछता है दोस्तों क्रय मूल्य, यानी कि वास्तविक लागत क्या है, यानी कहने का मतलब है क्रय मूल्य पूछता है। एक पूछता है दोस्तों क्या? मार्क प्राइस। एक पूछता है अंकित मूल्य। तो यहाँ पे जब दोस्तों अंकित मूल्य दिया रहेगा तो क्या पूछेगा दोस्तों? क्रय मूल्य पूछेगा, लागत मूल्य पूछेगा। जब यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा, कॉस्ट प्राइस, सीपी रहेगा। देखिएगा जब सीपी रहेगा तो क्या पूछेगा? एमपी पूछेगा, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पूछेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है तो इसको दोस्तों किससे सॉल्व करते हैं? देखिएगा बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। यहाँ पे आपको क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए ये जो कह रहे हैं ना, अब ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार और क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। छूट को हम कैसे लिखेंगे? 20% छूट का मतलब क्या होता है? उस वस्तु का दोस्तों 80% मूल्य होता है ना, उस वस्तु का 80% मूल्य। उसके बावजूद क्या होता है दोस्तों? वह 60% का लाभ कमाता है। लाभ को क्या करेंगे? 100 में जोड़ लेंगे, तो 100 में जोड़ेंगे 60% लाभ का मतलब कि उस वस्तु का 160% मूल्य। समझ रहे हैं ना ये चीज क्लियर हो रहा है? चलिए, जब यहाँ दोस्तों देखिए, जब छूट बोलेगा तो उसे 100 से घटा लेंगे, जब लाभ बोलेगा तो उसे 100 में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे दो तरह के दोस्तों फैक्टर, दो तरह के क्या होंगे दोस्तों? यहाँ भाग के जो नियम होता है ना, दो तरह का होगा। देखिएगा, यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दो तरह के नियम बनेंगे। एक होगा दोस्तों 80/160, एक होगा दोस्तों 160/80। यहाँ पे क्या होंगे? दो रूल लगेंगे। अब देखिए, हमें बताना क्या है, इसमें पूछ क्या रहा है? वास्तविक लागत मूल्य, क्रय मूल्य जब पूछेगा तो हम छोटे वाले से दोस्तों गुना करेंगे। जब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछेगा? अंकित मूल्य पूछेगा तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले से गुना करेंगे। तो देखिए, अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम छोटे वाले जो इसका है वो है दोस्तों, उससे हम गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों? अंकित मूल्य क्या है? 600 है। और पूछ क्या रहा है दोस्तों? क्रय मूल्य वास्तविक लागत पूछ रहा है। तो छोटे वाले जो इसका है ना दोस्तों, भाग वाला, तो उससे हम गुना करेंगे। तो छोटे वाला क्या है? 80/160, तो इसे क्या करेंगे? 80/160 से गुना कर दीजिए। क्या आ जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य आ जाएगा। ये गुने में है, ध्यान दीजिएगा। तो 80 से 160 कट जाएगा, 80 गुना के 160, ये 2 से क्या कट जाएगा दोस्तों? 600 कट जाएगा, 2 3 6 यानी 300। क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? 300 रुपए होगा। देखिए 300 रुपए किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जब दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य दिया रहता और अंकित मूल्य पूछता, प्रश्न इसी टाइप का रहता, तो क्या करते? बड़े वाले फैक्टर से गुणा करते। ठीक है, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला दोस्तों क्या है? बड़ा वाला मान क्या है? 160/80 है, इससे गुणा करते। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फिर आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी हो, उस पर शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बता दें दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। इसके लिए भी मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ना आपको एक्स मानने की जरूरत है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? ये पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले कितनी थी ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ वाला पहला वाला लाइन को ध्यान दीजिएगा। एक पिता अपने पुत्र से क्या कहता है? मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र, जो वर्तमान उम्र है ना दोस्तों, देखिएगा, तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। कब बराबर थी? जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस टाइम पे क्या थी? वर्तमान उम्र आज जो है उतना था। ठीक है, कह रहा है यदि इस समय पिता की आयु क्या है दोस्तों? 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? मान लेंगे दोस्तों 5 वर्ष पहले। इसको सॉल्व करेंगे गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में ऑप्शन से आंसर आता है। देखिएगा कैसे। मान लेंगे 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 13 साल थी। ठीक है, तो वर्तमान में दोस्तों क्या होगा? इसका उम्र बताइए, 5 साल जोड़ लेंगे, वर्तमान में पुत्र की आयु हो जाएगी 18 साल। और वर्तमान में पिता की दोस्तों आयु क्या है? 36 है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या रही होगी? बताइएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी? 18 वर्ष 36 में से घटा दीजिए तो क्या होगा दोस्तों? 18 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान उम्र के बराबर है कि नहीं? यहाँ पे देखिए जो लाइन कह रहा है ना, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो वर्तमान उम्र कितनी है पुत्र की दोस्तों? 18 वर्ष है। और जन्म के समय क्या हो जाएगी दोस्तों? अब वर्तमान में देखिएगा पिता की उम्र 36 है, ध्यान दीजिएगा, पिता की उम्र दोस्तों क्या है? पिता की उम्र 36 है। तो बताइए
18 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या रहेगी? 18 वर्ष। इस समय अभी मान लीजिए 36 है, तो पुत्र की आयु क्या है? 18 है। यानी कि 5 वर्ष पहले ये पूछ रहा है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या होगी? 13 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है या एक्स मारने की जरूरत है? कुछ भी नहीं, बिना पेन उठाए आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। गो थ्रू ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपके लिए दोस्तों सेकंड वाले चैनल पे मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस चैनल पे जाकर आप दोस्तों जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। एग्जाम फिनिशर जाके दोस्तों आप क्या कीजिएगा, चैनल पे जरूर जुड़िए सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि वहां मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये चौथा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे आंसर दिया जाता है, बिना पेन उठाए, बिना सॉल्व किए कैसे दिया जाता है, देखिएगा। प्रश्न पढ़ के ही आंसर दिया जाता है। प्रश्न ये कह रहा है 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल्स का कोई भाग बर्बाद न हो। देखिएगा टाइल्स किस साइज की होनी चाहिए कि टाइल्स का कोई भी भाग बर्बाद ना हो, काटना पीटना ना पड़े, ये पूछ रहा है कितनी टाइल्स चाहिए। तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। पहले प्रश्न समझिएगा, 100 मीटर लंबे है और क्या है दोस्तों 80 मीटर चौड़ा फर्श है और इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की दोस्तों चाहिए, ठीक है। कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल्स का कोई भाग बर्बाद ना हो। तो ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों आसान जो तरीका होता है मैं बता रहा हूं। देखिए ये 100 मीटर है, ये 80 है, इनका क्या करेंगे दोस्तों HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। जो HCF आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनी टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी? जो HCF होगा। अब देखिए अब यहां पे मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, आपको HCF भी नहीं निकालना है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गो थ्रू ऑप्शन। देखिए ऑप्शन से देखिए कौन सा ऑप्शन से ये दोनों कट रहा है, बड़ा से बड़ा मान निकालना है। तो बड़ा से बड़ा ये 30 है ना, 30 से देखिए 100 कटेगा नहीं कटेगा, 80 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि 30 टाइल्स से तो ये पूरा ढकेगा नहीं। चलिए 30 से छोटा कौन सा है? 25 है, 25 से 100 कटेगा, हाँ 25 चौको 100, 25 से क्या 80 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये भी क्या हो सकता है दोस्तों, ये इन दोनों के बीच का कॉमन नहीं हो सकता है, बड़ा से बड़ा संख्या वो नहीं हो सकता है, तो ये 25 भी नहीं होगा। अब कौन है दोस्तों? अब है 20। देखिए 20 से 100 में भाग जाएगा, 20 से 100 में भाग जाएगा, हाँ 20 25 100। 20 से 80 में भाग जाएगा, 20 चौको 80, हाँ जाएगा। तो 100 और 80 का दोस्तों 100 और 80 का HCF क्या होगा दोस्तों? 20 होगा। तो टोटल टाइल्सों की संख्या क्या होगी बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो 20 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ऐसे प्रश्न है तो ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, सेकंडों में आंसर आ जाएगा, जो HCF होता है वही आंसर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों आप हमें जरूर फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। जो नए स्टूडेंट है टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाकर SSC मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी दोस्तों मैं समय समय पे वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, सारे वीडियो की लिंक भी मिल जाएंगी और इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। और जो नए स्टूडेंट है टिकटॉक से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो टिकटॉक पे भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिए। टिकटॉक पे जाइएगा